हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में। तो आज एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं। टॉपिक हमारा है सांद्रता का सेल विभव पर प्रभाव, जिसको हम लोग नष्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पूरे टॉपिक का ये जो वीडियो है एकदम शानदार वीडियो बनने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे, और हाँ, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नष्ट समीकरण। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसमें क्या पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल विभव निकालने का हम लोगों के पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ था हम लोगों को। लेकिन वो सभी मानक अवस्था पर थे, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट पर हम लोग क्या करते थे कि सेल विभव का मान निकालते थे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हमेशा मानक अवस्था तो नहीं रह सकता है, ठीक है। यानी हमेशा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर नहीं रह सकता है, हमेशा तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रह सकता है, और हमेशा जो प्रेशर है वो 1 atm नहीं रह सकता है। सिंपल सी बात ऐसी समझिए आप इस चीज़ को कि जब हम लोग क्या बोलते थे, जब हम लोग मानक सेल विभव का मान निकालते थे, ठीक है, मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसको हम लोग ई नॉट से क्या करते थे, ई नॉट से इसको हम लोग दर्शाते थे। तो इसके लिए कंडीशन हम लोग फिक्स रखते थे, है ना। वो कंडीशन क्या था, तो वो कंडीशन कुछ इस तरह का था। जो तापमान हम लोग लेते थे वो कैसा लेते थे, 25 डिग्री सेल्सियस लेते थे, ठीक है। जो दाब हम लोग लेते थे, प्रेशर जो लेते थे वो 1 atm लेते थे, और जो सांद्रता हम लोग लेते थे, आयंस की जो हम लोग सांद्रता लेते थे वो कितना लेते थे, तो 1 मोल पर लीटर लेते थे। मोल नहीं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलते हैं हम, ये मोलरिटी है, ठीक है, मोलरता है। तो 1 m पर लीटर, ठीक है, 1 m पर लीटर। तो इस तरह से हम लोग फिक्स कंडीशन रखते थे, और उस फिक्स कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि सेल विभव का मान निकालते थे। लेकिन अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इस मानक अवस्था को छोड़कर किसी भी अवस्था पर क्या करना है कि सेल विभव का मान निकालना है, तो हमें एक नया चीज़ चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। तो सांद्रता का सेल विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टॉपिक के अंतर्गत ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी अगर हम सांद्रता बदल दें, ठीक है, अगर सांद्रता 2 मोल पर लीटर कर दे, या 1 मोल पर लीटर से कम कर दे, है ना, तापमान को बढ़ा घटा दे या दाब को बढ़ा घटा दे, तब ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगा। तब इस चीज़ को निकालने के लिए हमें सेल विभव को निकालने के लिए एक नए तरह के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, जिसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया कि नष्ट समीकरण का क्या यूज़ है और कब इसका हम प्रयोग करते हैं, जब स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगा, जब ये सब चीज़ क्या होगा, वैरी कर जाएगा, ये सब चीज़ हमें फिक्स नहीं रहेगा तब। तो चलिए देखते हैं कि हम नष्ट इक्वेशन, ये समीकरण को किस तरह से डिराइव करते हैं, और इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए कि नष्ट समीकरण अगर हमें पता रहेगा तो हम सेल विभव का मान किसी भी सांद्रता पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया ये चीज़। अब देखिए डेरिवेशन, देखिए हम लोग करते हैं, जरा सा समझते हैं। डेराइव करना बहुत ही आसान है इसको। डेरिवेशन अगर आपको पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक फार्मूला पढ़ करके आया है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। ये हम लोग पढ़कर आए हैं पिछले क्लास में। गिब्स मुक्त ऊर्जा का नियम, उसमें जो है हम लोग और सेल विभव के बीच में क्या संबंध था, वहाँ से हमें ये फार्मूला निकल करके आया था, ठीक है। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जब आप पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक और फार्मूला होता है डेल्टा जी का, ठीक है। तो वो डेल्टा जी का जो फार्मूला है वो क्या है, इसको देखिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, RT log Q,
ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। इसके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी ये मानकर चलिए कि डेल्टा जी का और एक और वैल्यू होता है। यहाँ पर डेल्टा जी नोड क्या है, तो यहाँ पर डेल्टा जी नोड गिव्स ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है, किस स्टेट पर, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर, मानक अवस्था पर, यानी इस अवस्था पर। ठीक है, चलिए, और डेल्टा जी इन सब की चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। यहाँ पर आर क्या है, ये आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है, टी जो है वो तापमान है। चलिए पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे क्लियर कि कौन क्या चीज़ है, उसके बारे में समझ लेंगे। अब देखिए, इस दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। जब डेल्टा जी बराबर ये है, डेल्टा जी बराबर ये है, तो इस दोनों को आपको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, NF ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नोड प्लस 2.03 RT log Q। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेट कर दिया। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब देखिए, यहाँ से इस डेल्टा जी नोड के जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा जी नोड के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा उस फॉर्मूला पर आप गौर कीजिए, फॉर्मूला नंबर 1 पर। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए, डेल्टा जी नोड बराबर क्या होगा, डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल होता है, तो डेल्टा जी नोड बराबर ये हो सकता है। ठीक है, माइनस NF ई नोड सेल। ठीक है, जब इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट पर ले रहे हैं तो हम सेल का भी विभव क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट पर ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। अब आप बताइए कि इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा जी नोड की जगह हम ये रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम हटाकर उसी को डायरेक्ट रख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस NF ई नोड सेल। समझ में आ गई बात, बहुत ही आसान सी बात है। अब देखिए आप क्या कीजिए कि सबको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड इच बाय माइनस NF। माइनस NF से हम सभी को डिवाइड कर देते, तो ज़रा सा देखिए, NF ई सेल अपॉन NF माइनस NF बराबर माइनस NF ई नोड सेल, और बटे में क्या है आपका, माइनस NF। ठीक है, प्लस 2.303 RT log Q और डिवाइडेड बाय NF माइनस NF। ठीक है, आप ये बात समझ सकते हैं कि हम दोनों तरफ हर एक जगह हम NF से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस NF से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी पर भी, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा सा आप देखिए यहाँ पर कि ये माइनस और ये NF और ये NF क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये NF और ये NF कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, इधर ई सेल बचा, इज इक्वल टू, इधर आप देखेंगे तो क्या होगा, इधर भी NF और NF ये क्या होगा, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई नोड सेल बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2.303 RT log Q माइनस NF। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस में है ना, तो प्लस और माइनस डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको और इसको हमने इस दोनों का प्लस माइनस का काम कर लिया। अब जो ऊपर नीचे बचा उसको लिख लेते हैं, 2.303 RT log Q अपॉन NF। ठीक है, ये निकल करके आपको आ गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस लॉग को अलग भी रख सकते हैं, इसको हम साथ लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये log Q कुछ अलग चीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पर, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 2.303 RT NF log Q के बराबर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला से, इसे हम नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप सेल विभव का मान निकाल सकते हैं। देख रहे हैं, सेल विभव का मान निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन पर। मानक सेल विभव नहीं है, मानक सेल विभव तो ये है, ये साधारण सेल विभव है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं कि सेल विभव का मान निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब जरा सा हम आगे चलकर देखते हैं और कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा चीज़ क्या चीज़ है। देखिए, ई सेल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये आपका सेल विभव है। ये क्या है, सेल विभव है। ई नोड सेल क्या है, ये मानक सेल विभव है। ई नोड सेल मानक सेल विभव है।
ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर है गैस कांस्टेंट यानी कि गैस स्थिरांक, ठीक है। यहाँ पर टी क्या है, तो टी आपका तापमान है, टी जो है वो क्या है, तापमान है। और यहाँ पर तापमान 25 डिग्री नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा कोई भी हो सकता है, ठीक है। आर टी। इसके बाद एन क्या है आपका, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो एनोड से कैथोड की ओर स्थानांतरण जिसका हुआ है, यानी एन है इलेक्ट्रॉन के मोल की संख्या, इलेक्ट्रॉन के मोल की संख्या मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ गया है, वो एन बताता है आपका। एफ क्या है यहाँ पर, तो एफ है फैराड, एफ है फैराड। फैराड क्या होता है, तो फैराड एक यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक फैराड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 96,000 कितना चार्ज होता है, सॉरी चार्ज 96,500 कूलम्ब चार्ज होता है 1 फैराड में। ये पहले अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप याद करके रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर फैराड के बारे में बता दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर, एक नया चीज़ आपको दिख रहा होगा, क्यू। क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यू को बोला जाता है क्या चीज़, तो क्यू होता है आपका अभिक्रिया भागफल। क्यू होता है आपका अभिक्रिया भागफल, अभिक्रिया भागफल, ठीक है। अब ये अभिक्रिया भागफल क्या होता है, तो क्लास 11th में जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये बताया जाता है। अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन कोसेंट क्या है, तो रिएक्शन कोसेंट जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, ज़रा सा इस चीज़ को देख लीजिए। सपोज करके चलिए कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन का हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का हमें रिएक्शन कोसेंट निकालना है, यानी अभिक्रिया भागफल निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को लिखना है। ये प्रोडक्ट सी, ये क्या दिखा रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है ब्रैकेट के अंदर, और ये डी, और इसका क्या करना है, पावर में क्या कर देना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देना है ना, ये लिख देना है इसके पावर में। तो सी के पावर में ये हो जाएगा और डी के पावर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का, इधर वाले का, और इसका पावर क्या है, ए है, और इधर बी है, और इसका पावर क्या है, बी है। इस तरह से ये लिखा जाता है। ये किसकी वैल्यू है, Q = की वैल्यू है, ठीक है। तो Q क्या है, तो Q जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं, ये रिएक्शन जो हो रही है ना, इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ भी जाता है, पीछे की तरफ भी आता है, तो उसका जो है ये मान निकालने का तरीका है। रिएक्शन कोसेंट से हम उसका मान निकाल सकते हैं, किसी भी कंडीशन पर निकाल सकते हैं, है ना, कभी भी निकाल सकते हैं। और यही वैल्यू जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर निकालते हैं, यानी साम्यावस्था पर निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, के। समझ में आ गई ये बात। तो ये क्या चीज़ है आपका, ये है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक तरीका है। रिएक्शन कोसेंट क्या है, किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है, तो किसी भी कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं कि उसका सांद्रता निकाल सकते हैं, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर किसी भी समय। तो इसको Q से डिनोट करते हैं। और इसी को अगर हम क्या करें, इक्विलिब्रियम के समय निकाले, साम्यावस्था के समय निकाले, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुका है उस समय निकाले, तो इसी को हम लोग K से दर्शाते हैं। और यदि कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं, सांद्रता के बारे में, सांद्रता के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो इसको हम Kc दिखाते हैं, Kc और Qc, ठीक है। तो यहाँ Q है तो Qc भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये Q क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन में, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी रिएक्शन का क्या कर लेना है, किसी भी रिएक्शन का किसी भी समय अगर हम उसकी सांद्रता निकाल पाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। और इसी को यदि साम्यावस्था पर निकाला जाए, इक्विलिब्रियम स्टेज पर निकाला जाए, तो इसी को हम लोग Kc से डिनोट करते हैं। यहाँ पर C क्या है, तो C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता दिखा रहा है। तो समझ में आ गई, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। चलिए अब इस फॉर्मूला का एक छोटा सा रूप हम क्या करते हैं, इसी को हम लोग जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर भी निकाल कर देख लेते हैं,
है ना। किसी भी समय निकालने का मतलब क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है किसी भी समय मतलब उसमें स्टैंडर्ड स्टेट भी आ जाता है, उसमें ये भी तो हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये निकालने के लिए दिया जाए, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी हम क्या कर सकते हैं, ई सेल का वैल्यू इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। मतलब ये फार्मूला हर एक जगह लागू है, लेकिन ये जो फार्मूला था इससे पहले जो आपको बताया गया था स्टैंडर्ड स्टेट वाला, वो हर एक जगह लागू नहीं होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर भी निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है ना। 25 डिग्री तापमान पर, है ना, 25 डिग्री तापमान पर किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर, किसी भी सांद्रता कोई भी हो, कहीं भी हम नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करके सेल विभव का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 डिग्री हो सकता है कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया गया हो, तो उस परिस्थिति में भी आप इसी फार्मूला से क्या कर सकते हैं कि सेल विभव का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो आपके पास फार्मूला क्या था, तो फार्मूला आपके पास अभी ये निकल करके आया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 था ना, हाँ 2.303 RT अपॉन 2.303 RT अपॉन NF log Q, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे 2.303 RT अपॉन NF, जब इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसका एक फिक्स मान निकल करके आएगा, ठीक है, फिक्स मान निकल करके आएगा। ये n को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये n तो हर एक जगह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसको जब आप निकाल करके आएंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलता है, तो 0.059 निकलता है, 0.059 निकलता है, ठीक है। जब आप गैस कांस्टेंट का मान और तापमान का मान 25 डिग्री रख देंगे, ठीक है, और ये 96,500 कूलम एक फैराड में होता है चार्ज, इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.059 आएगा इसके बराबर। तो हम यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर सकते हैं, सेल विभव कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करके। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये इन सब का मान कितना हो गया, देखिए इन सब का मान कितना हो गया, वहाँ पर 0.059 अपॉन सिर्फ क्या बचा नीचे में n बचा और log Q बचा, ठीक है। तो अगर आपको दे दे नस्ट इक्वेशन से ही आपको अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर कह दे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या कीजिए सेल विभव का मान निकालिए, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रखकर और एक मान निकल करके आएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज करके 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल विभव का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये एक और फार्मूला हो गया आपको जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 0.059 है, हम क्या करेंगे इसको कभी कभी 0.059 है तो इसको हम लोग 0.06 भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना, 0.06 भी यूज कर लेंगे। लगभग 59 है तो लगभग 60 के बराबर, तो ये भी हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, ज़रा इस चीज़ को आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से जो है समझते हैं ज़रा सा कॉन्सेप्ट को। देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें मानक सेल विभव का मान दे दिया गया है, ठीक है। मानक सेल विभव का मान इसमें आपको दे दिया गया है, ठीक है। मानक सेल विभव तो ये है, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है कि देख लेते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 0 है, यानी चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी आपको ये जो दिया गया है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। और यहाँ पर भी देखिए चार्ज घट रहा है तो ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो अच्छी बात है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल से ही काम है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो साइन को चेंज करके उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं उसका। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा, एक बार कर लेते हैं कि इसमें कौन एनोड की तरह कार्य करेगा, कौन कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इसको हम ऐसे लिखते हैं, अधिक होता है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो देखिए इसमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको अधिक दिख रहा है, इसका अधिक दिख रहा है, मतलब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा। ये जो सेल है ये क्या करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। समझ में आ गई बात। यानी ई नोड सेल Cu2+ से Cu ये अधिक है किससे, ई नोड Zn+2 Zn से। कहने का मतलब ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कैथोड बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, एनोड बनेगा।
समझ में आ गई बात, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, अगर आप सेल का निर्माण करेंगे यहाँ पर, सेल रिएक्शन को, सेल का मतलब सेल का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो Zn से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनोड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये Zn से Zn2 प्लस में होगा, Zn से Zn2 प्लस में होगा। ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होगा और यहाँ पर Cu2 प्लस से क्या होगा, Cu होगा। कोई शक नहीं है कि ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा और ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है, उसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। तो समझ में आ गई बात। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सेल विभव, सेल रिएक्शन जो है हम डायग्राम उसका इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जिंक सॉलिड जो है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जिंक वाला ये क्या कर रहा है, ये Zn2 प्लस में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 मोल Zn जो है, 1 मोल Zn2 प्लस आयन छोड़ रहा है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। और कैथोड की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कैथोड पर क्या करेगा, कॉपर जो है, 1 मोल कॉपर आयन जो है ये क्या कर रहा है, इस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। 1 मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल रहा है, तो ये Cu में बदल रहा है। ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस है। ठीक है, इसको आप इक्वेट कर देंगे तो आपको सेल रिएक्शन क्या निकल के आएगा, 2 जो तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए Zn क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu, ये क्या हो जाएगा कि सेल रिएक्शन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये सेल रिएक्शन निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हमने क्या कर लिया, n का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, n का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर लिया, निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर तो Zn2 प्लस ये सब सेल रिएक्शन, ये सब छोटी छोटी बात मैंने आपको एक बार रिवाइज समझिए कि करवा दिया। ठीक है, अब देखिए ई नोड सेल का वैल्यू क्या हुआ है, दिया हुआ है। ई नोड सेल का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो इस ई नोड सेल के वैल्यू को हम किस तरह से यूज करें, ज़रा सा इसको देख लेते हैं। देखिए ई नोड सेल आपको दिया गया है, तो ई नोड सेल का जो वैल्यू दिया गया है, तो ई नोड सेल का एक फार्मूला भी हमारे पास है। वो फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूला है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। जरा मैं इसको लिख ही देता हूँ, ई नोड सेल रिडक्शन पोटेंशियल, सेल का नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ से देखिए आप ई नोड सेल जो निकल जाएगा हमारा, वो कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है कैथोड का, यानी कि कैथोड का यानी कि इसका दिया हुआ है 0.34, तो 0.34 और माइनस इसका दिया हुआ है -0.64, -0.676 ये दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। तो ई नोड सेल का जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, वो निकल करके आ जाएगा कितना, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 640,730 और 1 और ये 1, तो 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट ये निकल करके आ गया। अब देखिए, अब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, हम ज़रा सा इधर से इसको हटाते हैं और इधर से आगे जो है हम सॉल्यूशन को ले जाएंगे। तो ज़रा सा इसको हटा दिया जाए। ठीक है, इस फॉर्मूले को हटाते हैं सिर्फ। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो हमें निकल गया। अब हमें Q की भी आवश्यकता होती है। फॉर्मूले को याद कीजिए, उसमें हमें Q की आवश्यकता होती है। Q की, Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, यानी कि अभिक्रिया भागफल है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए, इस सेल रिएक्शन को देखिए, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऊपर में हमें क्या लिखना है, ऊपर में हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है और नीचे में हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है।
ठीक है, यही ना तरीका था क्यू निकालने का, QC निकालने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा हमको Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। तो Zn2 प्लस का आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.001 और इसका कितना दिया हुआ है 0.1। तो ये आपको कितना निकल करके आ जाएगा, ज़रा सा देखिए, इसको काट फूट के देखिए। अगर इसको हम हटाते हैं तो ऊपर आ जाएगा 10⁻1 और इसको हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10⁻3। ये और ये कट जाएगा तो नीचे बचेगा 10⁻2, यानी 1/1 इंटू 10⁻, यहाँ 2 बचेगा, यानी 1/10⁻2। कितना बचा 1/10⁻2 बचा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, Q भी निकल गया। अब ज़रा सा आप क्या कर लीजिए, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए। ई सेल हमको निकालना है, ई नॉट सेल होता है सबसे पहले, तो ई नॉट सेल का वैल्यू हमने निकाल रखा है 1.10 माइनस 0.059 होता था, तो 0.60 हम लोग लिख लेते हैं, 0.06 है ना, 0.06 ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, बटे में n होता था, तो n कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटू log Q। log Q कितना है 10⁻⁻2 है, 10⁻ क्या है -2 है। अब ज़रा सा इसको क्या कर लीजिए कि सॉल्व कर लीजिए, तो आपको हो जाएगा ये ई सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा -0.06/2 है, तो ये कितना हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं। देखिए log 10⁻⁻2 है, तो इसको आप सॉल्व करने जानते होंगे मैथ का कि पावर को क्या कर लेना है, हमें इधर कर लेना है, पावर को इधर कर लेना है, तो ये -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर हम ले आएंगे, इसके पावर को ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा log 10 बचेगा। ये log का होता है यूज करने का तरीका कि पावर को आप अलग कर लेंगे और log 10 रख लेंगे। log 10 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। अब देखिए यहाँ से समझिए, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं और इस माइनस को हटा देते हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ से ई सेल का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 1.10 और प्लस 0.06, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हमको जो निकल जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो वो यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.16 वोल्ट हमारा आंसर निकल करके आ गया। 1.16 वोल्ट हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हमको प्रोसीड करना है, किस तरह से हमको क्या कर लेना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि इस प्रश्न में हमें ये दिया गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। अधिकतर क्वेश्चन में आपको 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ रहेगा, तो हमने 25 डिग्री पर निकाला, इसीलिए हमने इस फार्मूला को यूज किया 0.059 वाले को। ठीक है ना, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, आपको अच्छे से मैंने बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले उसको पहचानेंगे, उसके बाद ये पता कर लेंगे कैथोड है कि एनोड है। सेल रिएक्शन लिखने का मन है तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इतना अगर नहीं भी करते आप, अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट जो है ये काम कर सकते हैं। उसके बाद कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिख लीजिए और उसके बाद सेल रिएक्शन पूरा कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करना पड़ेगा, यहाँ से एन की वैल्यू आपको निकल जाएगी। उसके बाद एन का वैल्यू वहाँ पर आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। और ई नोड सेल का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो आप जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहाँ से आप स्टैंडर्ड ई सेल, स्टैंडर्ड मानक सेल विभव निकाल लेंगे यहाँ से इस तरह से, और ई नोड सेल का उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने निकाला वो सांद्रता पर का सेल विभव, यानी कि नष्ट समीकरण क्या बताता है कि किसी भी सांद्रता पर आप जो है क्या कर सकते हैं, सेल विभव का मान जो है वो निकाल सकते हैं। अब चलिए जरा सा हम ये देख लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जब साम्यावस्था होगा, तो साम्यावस्था पर हम किस तरह से क्या कर सकते हैं कि सेल विभव का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा सा उसको देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक होगा कि साम्यावस्था पर, साम्यावस्था कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम स्टेज कहने का मतलब यह वह स्टेज होगा जिस समय एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना बंद हो जाएगा, क्योंकि साम्यावस्था आ गया, दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो गया, दोनों तरफ का विभवांतर जो है वो बराबर हो गया।
है ना, सेल पोटेंशियल दोनों तरफ का बराबर हो गया, एनोड का और कैथोड का, तो साम्यावस्था आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस स्थिति में हमें क्या कर लेना है, हमें सेल विभव का मान निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए सिंपल सी बात है कि इस स्थिति पर इस सेल का वैल्यू कितना होगा बताइए, 0 वोल्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सेल विभव का मान कितना है, 0 है उस समय, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए सेल विभव यहाँ पर 0 है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर Q बराबर क्या है, KC है। जो हम लोग QC ले रहे थे किसी भी स्थिति पर, वो अब इक्विलिब्रियम स्थिति पर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग KC से डिनोट करेंगे, KC से दर्शाएंगे। अब देखिए ज़रा सा उस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.003 RT अपॉन NF log Q, है ना। तो यहाँ पर log Q के जगह हम क्या रखेंगे, log KC रखेंगे। क्या रखेंगे, log KC रखेंगे। समझ में आ गई ये बात। चलिए अब देखिए ई सेल का वैल्यू तो क्या है, 0 है, ई सेल का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा आपको ई नोड सेल माइनस 2.003 RT अपॉन NF log KC। अब देखिए ई सेल, इसको ये पूरा का पूरा क्या है, मल्टीप्लाई में है, और ये पूरा का पूरा माइनस में है, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा माइनस में है। तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 2.003 RT NF log KC, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आ गया। मतलब साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर, स्टेज पर आपको एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, एक संबंध देखने को मिल रहा है। किसके किसके बीच में, मानक सेल विभव के बीच में, मानक सेल विभव के बीच में, और इधर इन सब चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर आप मानक सेल विभव का मान ही निकाल पाएंगे, कब, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर आप इस सेल का मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही निकला हुआ है, ये 0 वोल्ट के बराबर है। तो हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें ई नोड सेल का वैल्यू निकल करके आएगा, मानक सेल विभव ये कहलाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात कर दी जाए, 25 डिग्री सेल्सियस पर बताइए, तो आप क्या कर लेंगे इसके लिए। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आता था हमें, इसका वैल्यू जरा सा याद कीजिए, तो हो जाएगा हमारा ई नोड सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.0 RT, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 0.059 और अपॉन N और log KC। बस इस फॉर्मूला से हमें क्या होगा, ये निकल कर। तो ये फॉर्मूला हमारे यूज का हो गया, जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर आपको बोल दे कि इक्विलिब्रियम स्टेज है, साम्यावस्था पर आप इस सेल का वैल्यू निकालिए, तो ई सेल तो नहीं बोलेगा, आपको ई नोड सेल बोलेगा। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से, देखिए Fe2 प्लस और ये Ce+4 सेलेनियम, ये क्या है, सेलेनियम है। ये क्या दिखा रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज दिखा रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब रिएक्शन आगे को भी जाएगा, पीछे को भी जाएगा, लेकिन बराबर रेट से जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, और ये Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस है, और ये Ce3 प्लस है। अब ज़रा सा देखिए यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए +2 चार्ज है, +3 है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इस रिएक्शन से आपको ये चीज़ पता चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, ज़रा मैं इसको लिख दूँ। वैल्यू आपको ये दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है ई नोड ये सेलेनियम 4 प्लस से सेलेनियम 3 प्लस, इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.44 वोल्ट। उसी तरह आपको ये भी दे दिया गया है, ये दे दिया गया है आपको Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, इसका भी जो वैल्यू आपको दे दिया गया है वो 0.68 वोल्ट दे दिया गया है, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर, अब ज़रा सा देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही है। 25 डिग्री सेल्सियस पर मानकर चलिए आपको कह रहा है निकालने के लिए, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इसका सोल्यूशन ज़रा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो हमको N की वैल्यू चाहिए, है ना, और ई नोड सेल की वैल्यू चाहिए, ये दो चीज़ हमें चाहिए। तो N की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा,
n का मान क्या होगा, तो हम देखते हैं कि n का मान हमें कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान है n का मान पता लगाना। कैसे पता लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आपको दिख रहा है। ये 2 से 3 में जा रहा है और ये 4 से 3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है। देख रहे हैं 4 से 3 और 2 से 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी n की संख्या जो ट्रांसफ़र जो हो रहा है, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की जो हो रही है उसकी संख्या कितनी है, 1। चलिए उसके बाद ई नोड सेल जरा सा निकाल लें हम लोग। तो ई नोड सेल क्या होता है, इसमें देखिए इसमें रिडक्शन पोटेंशियल और इसमें आपको क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, अवकरण विभव का मान दिया गया है, मानक अवकरण विभव का मान दिया गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का होता है ना। तो यहाँ से ई नोड सेल हमें निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, देखिए ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। तो किसका रिडक्शन हो रहा है, पहले ये देख लीजिए, रिडक्शन कौन आपको दिखा रहा है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, तो देखिए सेलेनियम का इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी ये जो आपको वैल्यू दिया गया है 1.44, ये कैथोड पर हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल जो ये कहाँ हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो ये हम लिख देंगे 1.44 और माइनस, देखिए, और ये क्या है हमारा, इसका क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर Fe2+ से किस में जा रहा है, Fe3+ में जा रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर ये कहाँ हो रहा है, ये एनोड पर ये चीज़ हो रही है। तो इसका दे दिया गया है आपको 0.68। तो आप ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू 0.76 वोल्ट निकल करके आएगी। अब क्या कीजिए कि आप इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ज़रा सा इधर वाले फॉर्मूला को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और ऊपर में उस फॉर्मूले को रहने देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो एट इक्विलिब्रियम स्थिति पर क्या होगा बताइए। तो इक्विलिब्रियम स्थिति पर ई नोड सेल जो फॉर्मूला होता है वो हमारा वहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट हम पुट करते हैं। ई नोड सेल हमें कितना निकल करके आया, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059/1 log Kc, है ना। तो एक्चुअली में हमें यही निकालना है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर log Kc कितना हो जाएगा, log Kc इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, इसको उधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.76 log Kc है, इसको इधर भेज दीजिए तो ये डिवाइड में चला जाएगा 0.059। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये लगभग आपका आएगा 12.88। तो log Kc ही आपका क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर ये बता रहा है सेल विभव का मान, ठीक है। तो यहाँ से log Kc आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। कभी कभी आपको क्या होगा कि कभी कभी आपको ये दे दिया हुआ रहेगा, कभी कभी आपको ये दे दिया हुआ रहेगा। ये कैसे दे दिया हुआ रहेगा, तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देने का रहता तो Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया रहता अपॉन Ce4+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया रहता। ये क्या हो जाता, आपका Kc का मान हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आपको ये निकालना पड़ा। अगर कंडीशन ऐसा हो कि आपको ये दोनों का मान दे दिया गया हो, दोनों का कंसंट्रेशन, तो यानी आपको log Kc का मान दे दिया गया है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला वैल्यू वहाँ से आपको निकल करके आ जाता। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन हो सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। चलिए, तो आज के इस क्लास, ये जो क्लास था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा कि सांद्रता का सेल विभव पर क्या प्रभाव होता है, किसी भी सांद्रता पर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, साम्यावस्था पर ईच सेल का वैल्यू 0 हो जाता है, वहीं से बात जो है ख़त्म हो जाती है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में केमिस्ट्री के इसी चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।